Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. आई होप लॉ का पेपर अच्छा हुआ होगा. ठीक है, आई गॉट कॉमेंट्स कि एवरेज पेपर था. ठीक है, बहुत ईजी नहीं था बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं था. एंड आई होप कि मेरी सारी लॉ की वीडियोज जो भी मैंने डाली थी वो कहीं ना कहीं रेलिवेंट हो, कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प करी हो पेपर में. सो यू कैन शेयर योर रिव्यूज इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो. आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर कॉमेंट्स. एंड लॉ का पेपर छोड़ दो. ठीक है, इतना मुश्किल नहीं आया था, लेंथी पेपर था. मैंने आई गेस लास्ट वीडियो में ही बोला था कि इंस्टीट्यूट अनटेस्टेड एरियाज को ज्यादा टेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो उन्होंने वही किया, अनएक्सपेक्टेड सेक्शंस, छोटे छोटे सेक्शंस में से क्वेश्चंस बनाए. पर ठीक है, अब लॉ का पेपर हो गया. ठीक है, अब टैक्स की बारी है. टैक्स सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो टैक्स को स्ट्रैटेजिकली करना. ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1.5 डे स्ट्रैटेजी देख लो. बट अगर तुम्हें ये पता है कि कब करना है, क्या करना है, बट कैसे करना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी. इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डीटी के बारे में बात करेंगे. अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि दोनों का मिक्स करके बना देती हूँ एक ही वीडियो, बट वो थोड़ी लंबी हो जाएगी और तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंस होगा. हम अलग अलग वीडियोस में देख लेंगे. ठीक है, जीएसटी वैसे भी तुम लोगों को आती ही होगी, मोस्टली लोगों को डीटी में ही दिक्कत आएगी. तो इस वीडियो में हम डीटी से रिलेटेड सब कुछ बात कर लेंगे. ठीक है, इसके बाद आई डोंट थिंक सो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डीटी की एक सर्टिफाइड कॉपी दिखा दूंगी सिर्फ 2 से 5 मिनट में. वैसे तो मैंने एक बार इसका प्रॉपर एनालिसिस करा हुआ है, एक वीडियो बनाई थी हाउ टू अटेम्प्ट टैक्सेशन पेपर. अगर वो नहीं देखी ना, एक बार कभी भी पेपर में जाने से पहले वो वीडियो देख लेना. उसमें पूरा टैक्स डीटी प्लस जीएसटी एक्सप्लेन करा हुआ है कि तुम्हें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है. ठीक है, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में क्या करना है, एमसीक्यूज कब करना है, क्योंकि डीटी में एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ. जो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो डीटी में लाइक टैक्स में क्या होता है, तुम्हें 2 बुकलेट्स मिलेंगी. ठीक है, डीटी की अलग मिलेगी, जीएसटी की अलग मिलेगी, यानी क्वेश्चन लाइक एमसीक्यू बुकलेट मिलेगी. उसके बाद लाइक तुम्हें डीटी का आंसर अपनी पार्ट ए वाली बुकलेट में लिखना होगा और जीएसटी का आंसर पार्ट बी वाली में. उल्टा मत कर देना, बहुत ध्यान से करना. ठीक है, इन सब चीजों में गलती मत करना, क्योंकि मेरे पास ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई अपनी एमसीक्यू बुकलेट का नंबर लिखना भूल गया. ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कहीं गलत जगह साइन कर दिया. तो यार ऐसी गलती ऐसे प्रोफेशनल एग्जाम्स में करोगे तो कैसे चलेगा. ठीक है, तो शांति दिमाग से करना, क्योंकि ये कंफ्यूजन मेरे को हुई थी जब मैंने पहली बार दिया था पेपर ग्रुप 2 का एफएमएसएम का. उसमें भी अलग अलग शीट्स मिलती हैं, तो एक बार ध्यान से अगर नहीं समझ में आए तो जो वहां पे हो उनसे पूछ लेना. ठीक है, गलती मत करके आना. पार्ट ए डीटी का होता है, उसमें डीटी के आंसर्स ही लिखना. 2 बार चेक करना कि जो आंसर्स लिख रहे हो वो कौन सी बुक में लिख रहे हो. और पार्ट बी जीएसटी का होता है, उसमें जीएसटी के आंसर्स ही लिखना है. आई गेस डीटी वाले में जो फर्स्ट पेज होता है उसमें एमसीक्यू सारे साथ में करने होते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक बात हो गई, बाकी चीजें उसमें देख लेना, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी दिखा दूंगी. और जो लोग बोलते हैं ना कि डीटी में मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा नहीं है. ठीक है, वही चीज प्रूव करने की कोशिश करूंगी कि डीटी में मार्क्स मिलते हैं. आई हैव अ सर्टिफाइड कॉपी जिसमें इस बच्चे ने 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करके 15 मार्क्स स्कोर कर लिए थे. पीजीबीपी डिडक्शन नहीं करा हुआ था, इसलिए टोटल इनकम वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया. बट बाकी जो डीटी का पेपर आता है 20 मार्क्स का, उसमें से तुम्हें 15 मार्क्स भी मिल गए ना. एट दिस पॉइंट इट इज वेरी गुड, क्योंकि यार देखो डीटी से तुम इसलिए डरते हो क्योंकि उसमें पीजीबीपी डिडक्शंस और थोड़ा सीजी सैलरी परेशान करते हैं. बाकी चैप्टर्स फिर भी मैनेजेबल हैं. ठीक है, तो उनको स्ट्रैटेजिकली करो, एक पर्टिकुलर सीरीज में करो तो वो चीजें इजीली हो जाएंगी. ठीक है, प्लस इतना तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी. अपनी जीएसटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो कि अगर 50 मार्क्स की जीएसटी है तो तुम उससे 30-40 मार्क्स बना पाओ. ठीक है, तो ये बात हो गई. एक सर्टिफाइड कॉपी देखेंगे. उसके अलावा हम क्या देखेंगे कि चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, लाइक जिन जिन चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली पीजीबीपी और डिडक्शंस को छोड़ के हर चैप्टर के इंडिविजुअल क्वेश्चंस दिखा दूंगी. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं है, ये वो है कि हर चैप्टर का क्वेश्चन तुम्हें प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे लिखना होता है. 40-50 पेजेस की बुकलेट है, क्योंकि सारे चैप्टर्स के 2-3 क्वेश्चन है, शायद कुछ में कम भी है. तो एक बार वो रीड कर लेना. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल खराब नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है. अगर ये क्वेश्चन ना आते हो तो ये क्वेश्चन करके जाना, और तुम्हें एक आइडिया भी लग जाएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तुम्हें लिखने कैसे हैं. ठीक है, सो बाकी बातें चलो करते, उससे देखते देखते करते हैं. सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी देख लेते हैं, उसके बाद ठीक है, सबसे पहले सर्टिफाइड कॉपी देख लेते हैं. अब देखो इसमें 35 मार्क्स की वो होती है डीटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट. इसमें 15 मार्क्स मिले. हम ये देखते हैं कि ये 15 मार्क्स एक्जैक्टली मिले कैसे. सबसे पहले क्वेश्चन 4B, अगर पेपर पैटर्न नहीं पता फटाफट बता देती हूँ. क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी. 2, 3 और 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं. ठीक है, और हर क्वेश्चन में आई गेस 2-2 पार्ट तो होते ही हैं. 3 पार्ट बहुत रेयरली दिखते हैं, तो ऐसा होता है क्वेश्चन 2AB, क्वेश्चन 3AB, क्वेश्चन 4AB. ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का बी पार्ट पेपर पैटर्न भी सुन लो फटाफट से. क्वेश्चन 2 का ए पार्ट रेजिडेंशियल में से कंफर्म आता है. क्वेश्चन 4 का जो बी पार्ट होता है वो आरओआई में से कंफर्म आता है. ठीक है, एक पार्ट में सेट ऑफ आता है पक्का पक्का, और जो बाकी के 3 पार्ट्स बच गए उसमें बाकी के जो 4 हेड्स हैं, सैलरी, सीजी, आईएफओएस और एचपी, इनके क्वेश्चन घुमा फिरा के आते रहते हैं. ठीक है, नहीं, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट टीडीएस टीसीएस होता है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसमें हेड्स से पूछते हैं. ठीक है, तो अगर तुम्हें बेसिकली हेड्स नहीं भी करने, लाइक नहीं करे हुए अभी, और तुम अटेम्प्ट स्किप करने की सोच रहे हो या ये सोचो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तो एटलीस्ट रेजिडेंशियल
TDS TCS सेट ऑफ एंड रिटर्न्स, ये 4 चैप्टर्स कर लो, 20 मार्क्स में से एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल डिमोटिवेटेड मत रहना इस टाइम, एक दिन की बात है, जितना एफर्ट मार सकते हो मारो, क्योंकि देखो तुमने पहले नहीं करा तो वो तुम्हारी गलती है, बट इतना भी करके जाओगे ना तो पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी अपनी GST स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, उसके अलावा HP IFOS कर लेना, सैलरी या CG में से एक चैप्टर कर लेना, बट बेसिकली इन पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि PGBP और डिडक्शंस एक दिन में होना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4B, आंसर कैसे लिखना है वो तो तुम्हें सबको पता ही चल गया होगा। अभी तक बीच में ये करना है, लाइक आंसर नंबर लिखना है, उसके बाद एक एक पार्ट करके तुम्हें अटेम्प्ट करना है। ये ROI का ही क्वेश्चन है, 4th के B पार्ट में रिटर्न ऑफ इनकम में से आते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स पूछे गए हैं, ट्रू फॉल्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। तो तुम लिखोगे पहले अपना आंसर लिखो जो भी है फॉल्स, ठीक है, एंड यहाँ पे भी फॉल्स। उसके बाद फिर रीजन लिख दिया प्रॉपर कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, वो बेसिकली अंडरलाइन कर दी, टाइम लिमिट जो भी पूछी है वो लिख दिया। देखो यहाँ पे अब फॉल्स जो है उसका आंसर सही है, ये आई गेस 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो 4 में से 2.5 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट 2 मार्क्स का होगा एंड सेकंड पार्ट भी ऐसे ही 2 मार्क्स का होगा। फर्स्ट बिल्कुल सही है तो उसके 2 मार्क्स, एंड सिर्फ ये जो आंसर है ना ये सही है तो इसके 0.5 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन गलत है तो 1.5 मार्क्स कर दे। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप मार्किंग तो हर पेपर में होती है, सिर्फ अकाउंट्स में नहीं होती, हर पेपर में स्टेप मार्किंग होती है। क्वेश्चन 4 का A पार्ट, ये आएगा सेट ऑफ का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ कि ये इन चैप्टर्स से छोटे छोटे चैप्टर्स कर लो एटलीस्ट, अगर वो सब नहीं हो सकता इस टाइम। ये चीज लिखनी जरूरी है कि क्या कंप्यूट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस सोर्सेज प्रॉपर लिखो, एक एक इनकम करके। ठीक है, इनकम हेड्स यहाँ पे अंदर रफ वर्क करो, यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट लिखो फाइनल। फिर वही स्टेप मार्किंग है, तुम्हारा IFOS सही है, CG सही है, अदर सोर्सेज सही है। अदर इनकम से कुछ पार्ट गलत है, बट इसमें भी देख लेते हैं। जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कितने मार्क्स मिले हैं देखो, प्रॉपर वर्किंग नोट लिखा है, जितना आता है ना उतना लिख कर आओ, कुछ तो सही होगा। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कभी कभी तुम सोच रहे हो कि 2 पॉइंट्स में से एक ही पॉइंट उसकी एक्सप्लेनेशन है, बट हो सकता है वो दोनों पॉइंट्स उस चीज की एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन। देखो ये पूरा पार्ट। ठीक है, अब इसमें कितने मार्क्स मिले हैं, इसमें इसको मिले हैं 4 मार्क्स आउट ऑफ 6। ठीक है, और टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 6.5 मार्क्स मिले हैं, विच इज नॉट बैड। ठीक है, इट इज गुड, क्योंकि कुछ कुछ चीजें गलती भी हुई है ना, रीजन गलत लिखा था तो उसके मार्क्स कटे हैं, एंड बाकी इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स कटे हैं क्योंकि ये भी गलत था थोड़ा सा। बट अगर तुम बिल्कुल और कुछ नहीं करके जा रहे हैं, इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, तो तुम उस हिसाब से करके जाओगे ना कि उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो चांसेस है तुम्हारी गलतियां कम हो। प्लस इंस्टीट्यूट ने बेफालतू के मार्क्स नहीं काटे हुए, हर चीज प्लान्ड है, हर चीज के अलॉटेड मार्क्स हैं जो वो लोग देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, देखो वही मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन नंबर 3 हेड से आता है, अभी कैपिटल गेन्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखो, एज पर सेक्शन लिखो, प्रॉपरली अंडरलाइन कर दो। ठीक है, जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर ये पूछा था कि 20% इंडेक्सेशन और इसमें अलग अलग टैक्स रेट से वो निकालो। ठीक है भाई, निकाल लो प्रॉपरली, बस मेंशन करो स्टेप। देखो हर टिक ना एक एक उसका है। CG का क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट होता है, मैंने शायद जो वो PDF बनाया है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है, तो अगर ये पिछली बार आ गया तो इस बार थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि CG में बहुत चीजें हैं पूछने की। बट ये तुम देख लेना अपने आप, आई विल शेयर दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे ज्वाइन कर लेना। कंक्लूजन प्रॉपर लिख दो। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन प्रॉपर लिख दोगे ना तो वो बेसिकली थोड़ा ईजी हो जाता है एग्जामिनर को जानने के लिए कि तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है। वर्किंग नोट्स है प्रॉपर। ठीक है, कितने मार्क्स मिले हैं, 5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 6। ठीक है, कुछ गलती थी नहीं, आई गेस कोई गलती दिखी नहीं, बट 6 में से 5 मार्क्स हाँ फिर भी दे दिए, कुछ हो सकता है पॉइंट वगैरह रह गया, वर्किंग नोट रह गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट सैलरी में से है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लिखो प्रॉपर, उसके बाद वर्किंग नोट जरूर लिखना। ये देखो वर्किंग नोट्स में कुछ कुछ गलतियां हैं, क्योंकि वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं इसलिए उसके भी मार्क्स कटते हैं। अब इसमें क्वेश्चन 3 में कितने मार्क्स मिले हैं तुम्हें, आई गेस 3.5 मिले हैं, यहाँ पे कवर हो रहा है ये। तो आउट ऑफ 4 3.5 मार्क्स मिले हैं, सिर्फ यहाँ पे जो भी गलती है जिसकी वजह से क्रॉस डाल है उसकी वजह से कटे हैं, बाकी पूरा आंसर सही है। एंड 10 में से 8.5 मार्क्स मिले हैं। अब बताओ 4-5 सेलेक्टेड चैप्टर्स करके तुम्हें अगर 20 में से 15 मार्क्स मिल सकते हैं तो क्या बुराई है इसमें। ठीक है, उसके बाद बस कुछ नहीं किया, क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट नहीं किया, टाइम भी नहीं बचता वैसे तो, टैक्स का पेपर लेंदी आता है। ये देखो एक चीज ये कर सकते हो कि अमित महाजन सर की ना एक सेट ऑफ की वीडियो है, मुझे सेट ऑफ किसी और से खास समझ नहीं आया, मैंने उनसे ही किया था, तो उन्होंने ऐसे ही कराया था कि एक रफ वर्क करके और फिर प्रॉपर आंसर, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, एक बार देखोगे ना अगर वो वीडियो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो तुमसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुम 1 से 2 घंटे सेट ऑफ में लगा दो, अगर आज तक नहीं किया अच्छी तरह तुम्हें समझ में आ जाएगा वो जो बताएंगे। तो लास्ट पेज पे ऐसे अपना तुम रफ वर्क कर लो, क्वेश्चन पेपर गंदा मत करो, लास्ट में कर लो क्योंकि कोई नहीं देखता। ठीक है, ये तो हो गई सर्टिफाइड कॉपी की बात। अब फटाफट से वो देख लेते हैं जो चैप्टर वाइज है। देखो इसमें क्या करा है मैंने, CG थोड़ा मुश्किल चैप्टर लगता है तो तुम एक थोड़ा सा रेफर कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं करने, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन से तुम देख लेना, सीधा आंसर्स पे आते हैं। देखो
देखो सीजी का तो फॉर्मेट अगर तुमने करा हुआ है तुम्हें पता होगा, इतना ही फॉर्मेट है। लाइक बेसिकली जो तुम्हें याद करने वाली चीज है वो इतनी ही है कि एफईओसी आता है, ट्रांसफर एक्सपेंस होता है, फिर एनएससी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ सीजी के क्वेश्चन, ठीक है। इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट्स। देखो प्रॉपर वर्किंग नोट्स, नेटवर्थ निकाला, एसेट अलग से लिखे, ठीक है, एक एक, फिर लाइबिलिटीज माइनस करी, दूसरा वर्किंग नोट प्रॉपर दिखाओ। WDV ऑफ पेटेंट में परचेज प्राइस, फिर डेप्रीसिएशन कौन से रेट पर हो रही है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की हो रही है, प्रॉपर वर्किंग नोट्स लिखो। अगर सीजी का क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए तुम 2 या 3 पेज का आंसर तो लिख ही सकते हो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तुम देख लेना, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, हम बस आंसर्स देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन की बात है ये, और डीटी में कैसे पास किया जा सकता है एट द लास्ट मोमेंट, उसकी बात है। अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 में यूजुअली, कि कभी कभी 2-3 हेड्स का मिला दिया, ठीक है, कोई एक हेड थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लिया, बाकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे दी। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी मांगी है। वैसे तो सीजी का चैप्टर है बट वो कंबाइन मांग सकते हैं, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में लाइक प्रॉपर लिखो। देखो ये वाली चीज दिख रही है, ये जो गैप है थोड़ा सा यहाँ पे, ये वाली चीज भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा आंसर नीट लगता है, इसके मार्क्स नहीं होते ऑब्वियसली। पता नहीं कोई किसी वीडियो में कह रहा था कि सीए के पेपर्स हैं तो ये सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बिल्कुल सही बात है। बट अगर तुम सब कुछ एकदम ऐसे लिख दोगे कि समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर वो कंटेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हें प्रेजेंट तो थोड़ा तमीज से करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉपर देखो, ये सीजी का तो फॉर्मेट ही इतना है, इससे ज्यादा तो सीजी में कुछ आता ही नहीं। इसके वर्किंग नोट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये बोनस शेयर्स का अलग से लिखा हुआ है, फिर IFOS है सेकंड पॉइंट करके वो लिखा है, ग्रॉस टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अलग कर लिया कि कितना कितना टैक्स लगा है, ठीक है। ये बेसिकली पूरा आंसर आ गया। लास्ट में सेस ऐड किया, ठीक है, अगर कोई एग्जाम्पशंस होती वो ऊपर से माइनस हो जाती। फिर वर्किंग नोट्स पे आ गए। सेक्शन याद हो, देखो सीजी में सेक्शन 50C, 51, 55 ये सेक्शन वाइज याद करोगे ना, लाइक बेसिकली सेक्शन नंबर, तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं आ जाते हैं। बाकी अगर नहीं होते यार तो कोई बात नहीं, वैसे भी सीजी बहुत बड़ा है। देख रहे हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 2000 आया तो उसको बॉक्स कर दिया। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुम्हें अलग से याद करनी है, देख लो, पेपर लिखते लिखते अपने आप तुम्हारे हाथ वैसे चल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, सिर्फ क्वेश्चन देख लेना, फिर आंसर मैच कर लेना। अब देखो इसमें भी सेम चीज, हेडिंग डालो प्रॉपर। इसमें मैं देखो बच्चों की तरह बताने वाली कोई बात नहीं है बार बार, ठीक है, बट छोटी छोटी चीजें हैं कि लाइक बेसिकली अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी है तो ऐसे कर सकते हो, क्योंकि सीजी में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी बहुत डिफरेंट प्रेजेंटेशन है। जो ये बेसिक टेबल है, ठीक है, ये वाली, ये तो सब में कॉमन रहेगी। वर्किंग नोट्स अलग अलग तरीके से बन सकते हैं तो वो देख लेना। एंड लास्ट में जिसमें भी ये पूछता है ना कि 20% या 12.5% कौन सा बेटर है, अभी जैसे लास्ट अभी जो मैंने पेपर दिखाया उसमें भी ये क्वेश्चन था, ये चीज लिख देना, इस चीज के मार्क्स होते हैं बिकॉज ये कंक्लूजन होती है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नोट से शुरू हो गया, वर्किंग नोट्स प्रॉपर, ठीक है। वर्किंग नोट 1 देखो कितना बड़ा था, क्योंकि इसमें आई गेस पूरा वो पूछा था कि हाँ कौन सी एसटीवी लेनी है, कौन सी अमाउंट होगा, फिर एफईओसी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। तुम्हारे इसमें सीजी में वर्किंग नोट बनेगी कितनी, जितनी चीजें तुम ऊपर टेबल में लिखोगे उन्हीं सब के वर्किंग नोट्स बनते हैं, ठीक है। कुछ चीज कट करनी हो सिर्फ एक लाइन डाल दो, पूरा उसको कलर करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ठीक है। अब आते हैं सैलरी पे। सैलरी में इंडिविजुअल क्वेश्चन आना थोड़ा मुश्किल है, कभी कभी आ जाता है IFOS के साथ मिला के या पीजी उसके सीजी के साथ मिला के। अभी जैसे लास्ट अटेम्प्ट में सैलरी का इंडिविजुअल क्वेश्चन आया था, तो आई डोंट थिंक सो इस बार भी आएगा, बट तुम अपनी प्रैक्टिस पूरी रखना, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये टैक्सेबल परक्विजिट वाला है, फर्स्ट पॉइंट लिख के लाइक बेसिकली देख लेना, इस चीज को एनालाइज कर लेना। तुम इसको यूज कैसे कर सकते हो, पीडीएफ को इसको तुम ऐसे यूज कर सकते हो कि जब तुम टैक्स करना शुरू करो ना, एक एक चैप्टर रिवाइज करोगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले तुमने रेजिडेंशियल रिवाइज किया तो फटाफट से रेजिडेंशियल लास्ट में है उसको देख लो, ठीक है, कि फटाफट से एक बार तुमने देख लिया जो तुमने अभी पढ़ा है, वो चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी क्योंकि आंसर्स तो सेम ही है ना कॉन्सेप्ट्स के, एंड तुम्हें एक बार दिमाग में फॉर्मेट भी बैठ जाएगा कि रेजिडेंशियल के क्वेश्चन करने कैसे, ठीक है। तो ऐसे एक एक चैप्टर करके एक एक बार रेफर कर लेना इस पीडीएफ को। प्रॉपर तुम अपना फॉर्मूला लिखो, बेसिकली समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये हो गया सैलरी का एक टाइप का क्वेश्चन, तो यही है कि परक्विजिट वगैरह। फिर पेंशन वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो पेंशन में भी अलग अलग है तो अलग अलग लिख दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, एंड रिसीव्स ग्रेचुटी एंड नॉट रिसीव ग्रेचुटी। फिर ऐसे क्वेश्चंस तो कॉमन है ही कि प्रॉपर अपनी टोटल पूरी सैलरी कंप्यूट करनी है। अब देखो हर चीज के साथ वर्किंग नोट बना दो, यहाँ पे लिख दो, एंड प्रॉपर नीचे भी वर्किंग नोट्स बनाओ, ठीक है। ये तो आई गेस अलग से लिखा होगा, या फिर ऐसी वाली चीजें ना उसमें आती है, लाइक बेसिकली तुमने अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा तो उसकी एक्सप्लेनेशन है जो मेन पार्ट ऑफ द आंसर फॉर्म करती है, एंड देन वर्किंग नोट्स शुरू होते हैं। देखो कंप्यूटेड पेंशन रिसीव्ड माइनस एग्जाम्पशन, प्रॉपर तरीका यार हर चीज को लिखने का, मजाक नहीं हो रहा, सीए के पेपर है तो थोड़ी बहुत ये चीजें सीखो लिखना, ठीक है। ग्रेचुटी में सेम ही फॉर्मेट है कि पहले कितना रिसीव हुआ है, कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना है, ठीक है। और एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया जो हम सीखते हैं सैलरी में तो मेन चीज यही है, ठीक है। एग्जाम्पशन का क्राइटेरिया लोएस्ट है, हाईएस्ट है, किसका क्या है देख लेना ये, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसफर ऑफ कार वाले केस में एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, फिर WDV आती है, प्रॉपर
जैसे सीखा होगा वैसे तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं सीखा हो। एक LTC वाली चीज में तुम ये लैंग्वेज याद कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें वो होती है ना कि जो तुम्हें लाइक खुद से लिखने जाओ तो वर्ड्स नहीं समझ में आते, तुम्हें प्रोविजन पता है तो वो चीजें भी मैंने ऐड करी हैं जो मेरे को रजिस्टर में दिखी। तो इन चीजों को थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जैसे था प्रॉपर पूरा वो करके, पहले ग्रॉस सैलरी, फिर डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल डिडक्शन, नेट सैलरी आ गई, फिर नोट्स लिख दिए एक करके। इसमें बेसिकली अगर तुम इसको रीड करोगे ना एक बार अपना सैलरी चैप्टर करने के बाद, तो आई गेस मोस्टली हर परक्विजिट वगैरह, डिडक्शंस वगैरह, लाइक बेसिकली जो भी तुम्हें वर्किंग नोट लिखने होंगे पेपर में वो कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस करे हैं। थोड़ी 64 पेजेस की PDF शायद देखने में बड़ी लग रही हो, बट रीड करने जाओगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार। एक एक चीज वो थोड़ी करनी है कि याद करनी है, तुम्हें सिर्फ रीड करना है। जैसे HRA है, ठीक है, जो चीजें ज्यादा वो नहीं मांग रही एक्सप्लेनेशन, उसका ब्रैकेट में लिख दो। अब ग्रेचुटी है, लीव इन कैशमेट है, इनका तो वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो टेबल है ये बहुत बड़ी बन जाएगी। बट बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन यही लिख दी, HRA की यही लिख दी। ठीक है, जिसकी लिख सकते हो लिख दो, बट बहुत हौच पौच नहीं होना चाहिए। देखो प्रॉपर ग्रेचुटी में ग्रेचुटी का क्या पहले तो प्रोविजन है, फिर किस चीज का लोएस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेचुटी रिसीव के बाद जो भी तुमने लोएस्ट निकाला है वो एग्जेम्पशन माइनस होगी, टैक्सेबल ग्रेचुटी होगी, ऐसे करना होता है। और ये चीज पता है तुम्हारी जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें भी काम आएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ PGBP नहीं पूछते, बहुत रेयरली सिर्फ PGBP पूछते हैं, बाकी इनकम से भी पूछते हैं, बाकी हेड से भी पूछते हैं, तो वो टोटल इनकम क्वेश्चन ही होता है। तो उसमें भी ये चीज काम आएगी, उसमें भी तुम्हें ऐसे ही वर्किंग नोट्स लिखने होंगे, ऐसे ही प्रॉपर टेबल में आंसर लिखना होगा। ठीक है, ये देख लेना, फटाफट से आगे चलते हैं। IFOS तो छोटा चैप्टर है, इसमें आई थिंक तुम अगर ये पढ़ लोगे तो तुम्हारे मोस्टली तो वो कवर हो ही जाएंगे। 222E की लैंग्वेज, बेसिकली तुम्हें ये देखना है, ये लैंग्वेज, ठीक है, कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि प्रोविजंस तो पढ़ ली होंगी, याद होंगी, बट हिंदी में याद होंगी मोस्टली बच्चों को, तो दिस इज द लैंग्वेज दैट यू कैन यूज। और दूसरी चीज नोट करने वाली है कि वही वाला जो लॉ में था ना, प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस और कंक्लूजन, इसी पार्ट में लिखो। देखो फैक्ट्स में ही तुमने अपना पूरा आंसर लिख दिया, केस 1 केस 2 पूरा वो कर दिया, एंड कंक्लूजन भी लिख दी। ठीक है, अब ये देखो, किसी भी हेड को किसी के साथ भी मिला सकते हैं। यूजुअली क्वेश्चन 3 में ही ये इसका क्वेश्चन आएगा, तो तुम क्वेश्चन 3 में देख लेना अगर तुम्हें आता हो, नहीं तो क्वेश्चन 2 तो करना ही। क्वेश्चन 2 बहुत इजी रहता है बाकी से, रेजिडेंशियल 6 मार्क्स का आता है एंड TCS 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन 3 तब कर सकते हो जब तुम्हारी सेट ऑफ और रिटर्न्स पे कमांड अच्छी है। क्वेश्चन 4 भी एक अच्छा क्वेश्चन है चूज करने के लिए एग्जाम में, और 2-3 में से कोई एक चूज कर लो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, देखो जैसे ये गिफ्ट वाली प्रोविजन है तो उसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं। गिफ्ट वाली चीज तो बहुत पूछी जाती है IFOS में, मेन सेक्शन ही वो है 56 to 10। ठीक है, ये सब देख लेना। ये हो गया 43 CA की बात। और यहाँ पे पता है ये क्या लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन 50C लगेगा तो क्या होगा, ये पेंसिल से लिखा हुआ है कि एज पर सेक्शन 50C ऑफ द इनकम टैक्स, ऐसे ऐसे सब चीजें सेम रहेंगी, बस सेल्स वैल्यू की जगह FVOC आ जाएगी और PGBP की जगह CG आ जाएगा। तो मैंने तुम्हें बता दिया, जिससे जब पढ़ो तो कंफ्यूजन हो कि ये क्यों लिखा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही चीज। आई गेस ये कोई क्वेश्चन ही ऐसा होगा कि उसमें 2 पार्ट्स होंगे, तो एक पार्ट लिख लिया, एक पार्ट, अच्छा ये रहा नीचे है शायद, नहीं। ठीक है, उसके बाद HP पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हें 3 केसेस दिए जाते हैं कि कौन सा हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना चाहिए, कौन सा लेट आउट। तो इसकी प्रेजेंटेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये लिख के करके जाना। ठीक है, एक बार जैसे 1 2 3 ये तो तुम देख लेना, मैं आंसर नहीं करवा रही, बट ये वाली जो चीज है ना, ये कि कॉम्बिनेशन 1 में तुमने पहले ऐसे लिख दिया कि HP 1 and 3 SOP कर लो एंड ये DLOP कर लो। फिर ये वाली चीज लाइक बेसिकली अगर तुम पहली बार पेपर लिखने जाओगे ना तो नहीं समझ में आएगा कि यार अब 3 प्रॉपर्टीज हैं, तो हम ये चीज लिखें कैसे, उन्हें बताएं कैसे कि हमने कौन सी SOP ली है, कौन सी DLOP ली है। तो उसमें ये आई गेस हेल्प करेगा। अगर हेल्प करे तो बताना, अगर नहीं करे तो भी बताना, जिससे आई विल नॉट वेस्ट टाइम अगली बार से इन सब चीजों में। ठीक है, ये पूरी चीज हो गई। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ HP क्वेश्चन की GAV आता है, फिर म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस होते हैं, NAV आता है, फिर डिडक्शंस एंड फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज करना, जितना हो सके अवॉइड करना। बिना मतलब का अगर आधा मार्क्स भी कट गया तो क्यों कटवाना है शॉर्ट फॉर्म्स की वजह से। GAV की कंप्यूटेशन का नोट लिखना नहीं समझ में आता है, मतलब हमें निकालना आता है बट हमें लिखना कैसे है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिख लेना, ईजी रहेगा। बाकी वर्किंग नोट्स तो थियोरी है, वो देख लेना। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, लाइक बेसिकली देख लेना, ये 2 लोगों का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें शायद अरुण और बिमल का वो सब कुछ चीजें हाफ हो जाती हैं। हाँ देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी 75% और बाकी होगी 25। तुम्हारी बुक्स में होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, मॉड्यूल या पास ईयर या RTP MTPs के ही हैं, तो देख जरूर लेना ये सारे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वही पिक्चर ली थी मैंने। देखो कितना बड़ा आंसर है, खुद कैसे लिख पाओगे बिना वो करे। ठीक है, ये उसका इंटरेस्ट का पार्ट, क्योंकि अभी इंटरेस्ट नहीं आया था तो मोस्टली सारी चीजें कवर करने की कोशिश करें, फिर भी रह गई होंगी बट देख लेना। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट का भी देखो बड़ा पार्ट है। अब इसमें कैसे लिखोगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखो पहले, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखो, कंफ्यूजन खत्म करो, अपने आंखों के सामने सब चीजें रखा करो, जिससे कि लाइक गलती करने के स्कोप कम हो जाए, बेसिक सिली मिस्टेक्स कम हो जाए। ठीक है, अब इंटरेस्ट है, जैसे इंटरेस्ट ये ऐसे कैलकुलेट कर लिया, पोस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, फिर वो रिस्ट्रिक्ट कितने पे होता है वो भी तुमने यही लिख दिया, बॉक्स बना दिया, बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये पूरा आंसर अपना देख लेना।
ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। क्लबिंग, अब क्लबिंग में एक चीज बोलूंगी, क्लबिंग का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्लबिंग मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। फिक्स पैटर्न नहीं बोलूंगी, ये नहीं बोलूंगी कि ऐसे ही होता है, बट क्लबिंग का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में लाइक ऐसे अलग से क्वेश्चन आना थोड़ा रेयर है, ठीक है। तो इसको फटाफट से कर लेना, बस एक बार प्रोविजंस याद कर लेना एंड देख लेना कैसे कैसे होती है। जो अगर इन टोटल इनकम क्वेश्चन में कुछ आए तो एक आधा पॉइंट तो तुम लिख पाओ। इसके क्वेश्चन इंडिविजुअली करने में ज्यादा टाइम मत लगाना, इसको बस एक बार रेफर कर लेना, ठीक है। ये जो मैंने चीजें लिखी हुई है ना, ये बेसिकली मैंने खुद के लिए लिखी हुई थी, लाइक जो कि मैं अपने रजिस्टर से रिवाइज करती थी। तो तुम लोग भी ये चीजें याद कर सकते हो, हेल्प ही होगी, क्योंकि यार स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एक स्टूडेंट को लाइक ज्यादा बेटर जानता है, तो वो चीजें थोड़ी ज्यादा हेल्पफुल होती ही हैं। जो चीजें मुझे नहीं याद हो रही थी एक बारी में, वो शायद तुम लोगों को भी याद ना हो, इसलिए उस चीज पे थोड़ा ज्यादा स्टार वार बने हुए हैं। या वो सेट ऑफ के लिए मैंने बता दिया है, अमित महाजन सर की देख लेना। अगर तुम्हें आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर नहीं करा आज तक तो फिर 10 टीचर्स को पहले देखोगे, फिर डिसाइड करोगे कि किसका समझ आ रहा है। उससे अच्छा है उनकी वीडियो रेफर करना। मैंने किसी और से पढ़ाई नहीं किया टैक्स, तो मुझे नहीं पता बाकी लोग सेट ऑफ कैसे कराते हैं, बट जैसे उन्होंने कराया मुझे समझ में आ गया है। उन्होंने ऐसे ही पूरा बनवा दिया था, लाइक दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट, एक ही पेज का, बस इतना ही सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है। एंड उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन ऐसे ही कराए थे, एक पेज रफ बनवाते थे वो, ठीक है। लाइक बेसिकली वो सिखा देंगे तुम्हें, तो उनकी वीडियो रेफर कर सकते हो अगर सेट ऑफ नहीं करा। एंड सेट ऑफ का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सेट ऑफ छोड़ के तो मत ही जाना प्लीज, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे ही रेफर कर लेना। अब आते हैं टीडीएस टीसीएस में। टीडीएस टीसीएस में भी लैंग्वेज थोड़ी सी याद करने की कोशिश करना, बिकॉज लाइक खुद से बना नहीं पाओगे, बस कंसर्न यही है। लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, बट तुम अपने वर्ड्स में लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि लिखना कैसे। तो ये वाली चीज तो चलो देख लेना खुद। मैं एक चीज दिखाती हूँ। हाँ, वैसे तो इसमें सेक्शन वाइज याद करते हैं, तो सेक्शन कोड करना, ठीक है। लाइक बेसिकली बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना, बट हमें जो लिखना है वो रेलेवेंट लिखना है। और टीडीएस का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर नहीं किया आज तक तो मैं क्या बोलूँ यार, ऐसे तो तुमने सभी छोड़ दिया। अगर पीजीबीपी कर रहे हो, ठीक है, डिडक्शंस कर रहे हो, तो तुम 1-2 चैप्टर्स ये छोटे वाले छोड़ सकते हो, बट एटलीस्ट इतना एम रखना कि 35 में से 20-25 मार्क्स तुम्हारे डीटी के डिस्क्रिप्टिव में से बन जाए। इतने मार्क्स की कवरेज करके जाना, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू का कुछ नहीं पता, कुछ भी आ सकता है। और जीएसटी का भी नहीं पता, जीएसटी थियोरी है पूरी, तो उसमें अगर पूरा पूरा भी लिख कर आओगे तो भी मार्क्स कहीं ना कहीं कट हो जाते हैं। 40-50 का मिनिमम टारगेट रख के चलोगे तो थोड़ी दिक्कत है। कम से कम 50-55 मार्क्स स्कोर करने का सोचना, ठीक है। और अभी टाइम है, देखो अभी मैं सही बताऊं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी बहुत टाइम है। पेपर तक जाने तक तुम कुछ भी चीज स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर तुम्हारी जीएसटी वीक है तो जीएसटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और अगर तुम्हारी डीटी वीक है तो डीटी को भी कैसे पास करना है वो बता दिया है। तो प्लीज वो मत करना कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम है अभी। अब ये, हाँ, ये चीज दिखा रही थी कि अगर तुम्हें स्पेसिफिक सेक्शंस की प्रोविजंस देखनी है ना, तो वो यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे मोस्टली इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। लाइक बेसिकली तुम इन तीनों सेक्शन की लैंग्वेज देख सकते हो, और जो ऊपर गए हैं उनकी लैंग्वेज देख सकते हो। तो ये 1-2 बार रीड करोगे तो अपने आप वो लैंग्वेज तुम्हारी बन जाएगी, ठीक है। तो वैसे भी इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि जैसे डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट सेक्शंस यूज हो रहे हैं, तो उनको लिखना कैसे है, ठीक है। तो वो तुम इस चीज से देख लेना। बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज है जो हम लोग लिख सकते हैं। फैक्ट्स में कैसे लिखना है, ठीक है। ये आई गेस कोई कॉन्सेप्ट होगा, वो आ गया। एक चीज और, अगर लाइक तुम लोग बोल सकते हो कि सिर्फ सीजी के क्वेश्चंस क्यों दिए, क्योंकि यार सारे चैप्टर्स के फिर वो अलग अलग क्वेश्चन निकाल के पीडीएफ बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, इतना टाइम था नहीं, ठीक है। तो आई थॉट कि जितना हो पा रहा है एटलीस्ट उतना दूं। वैसे भी तुम क्वेश्चंस तो अपने ही करोगे, लास्ट मोमेंट पे चेंज तो क्या ही करोगे, इसलिए आई डिडंट गिव द क्वेश्चंस, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब रेजिडेंशियल देखते हैं। रेजिडेंशियल अच्छी तरह करके जाना। देखो रेजिडेंशियल बहुत सिंपल चैप्टर है, मुझे रेजिडेंशियल और रिटर्न्स इजी लगता है, क्योंकि देखो रिटर्न्स पूरा थ्योरी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर थ्योरी याद करने में टाइम भी लग गया, बट यार वो तुम्हें 4 मार्क्स देके जा रहा है, और रिटर्न्स में कुछ घुमा नहीं सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। अब तुम रिटर्न्स जैसे छोटे चैप्टर में भी सेलेक्टिव स्टडी करके जाओगे तो एक रिस्क है कि भाई वो टॉपिक नहीं आया, तो रिटर्न्स पूरा करके जाओ, रेजिडेंशियल पूरा करके जाओ, सेट ऑफ पूरा करके जाओ। उसके बाद टीडीएस टीसीएस और हेड्स में से देख लो। वैसे तो मत छोड़ना, ठीक है, इतना तो कर ही लेना अगर पीजीबीपी और डिडक्शन छोड़ रहे हो। और अगर पीजीबीपी डिडक्शन स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, बट कम से कम सेट ऑफ, रिटर्न्स और रेजिडेंशियल तो अच्छी तरह करके ही जाना। इसकी अराउंड 16 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है, इन 3 चैप्टर्स की, तो 16 मार्क्स तो आ जाएंगे, बाकी पीजीबीपी डिडक्शंस वाले में से आ जाएंगे। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है वो, तो उसमें से भी 5-10 नंबर कुछ तो ले ही आओगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो करना तो सेम ही चीज है, ये तुम रीड कर लेना, ठीक है। प्रोविजन कैसे लिखते हैं इसमें, रेजिडेंशियल में भी लिमिटेड प्रोविजंस हैं। एक तो यही रेजिडेंट कौन होता है कौन नहीं होता, फिर एडिशनल कंडीशंस वाली। आंसर सेम तरीके से लिखना है, प्रोविजन, फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ठीक है। देख लो, कंक्लूजन तो 1 लाइन की होती है या 2 लाइन की मैक्सिमम, कि मिस्टर आनंद इज अ नॉन रेजिडेंट। प्रोविजन में ही तुम्हें सब कुछ आइडेंटिफाई करना होगा कि उस केस स्टडी में क्या प्रोविजन लग रही है, ठीक है। देखो ये इतनी बड़ी प्रोविजन थी, यहाँ तक प्रोविजन आई है, तो प्रोविजन अच्छी तरह लिखो जिससे तुम्हारा फैक्ट्स छोटे बने। फैक्ट्स में तो बस इन प्रेजेंट केस, लाइक एक ब्रेटली वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी नहीं आया था, तो ये देख लेना पार्ट वाइज। कंक्लूजन लिख दिया, 3 पार्ट्स थे इसके, तो तीनों वो चीज लिख दी कि कौन क्या है क्या नहीं, हाँ ठीक है।
पूरे नोट्स हैं इसमें वैसे, इसमें शायद वो वाला क्वेश्चन भी होगा, वो जो इंटरेस्ट वगैरह रॉयल्टी फीस वाला है। आई होप मैंने वो डाला हो, तो वो ढूंढ लेना, एक बार ये रीड कर लेना। वही बोल रही हूँ कि एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना, मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। अब तुम्हें अगर टैक्स के लिए कोई वीडियो देखनी है ना, तो इसके बाद एक तो वो देख लेना कि हाउ टू अटेम्प्ट द टैक्स पेपर से पहले एक बार। और डीटी के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो थी, क्या नाम था उसका, शायद ऐसी कुछ थी कि क्रैक टैक्स फुल स्ट्रैटेजी स्कोर 60+ समथिंग समथिंग। उसमें भी तुम्हें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये बातें हवा हवा में नहीं बोल रही, ठीक है, पेपर पैटर्न देखकर ही बोल रही हूँ कि ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही हो। थोड़ी सी लंबी हो गई, पता नहीं यार, मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही थी फिर भी लंबी हो गई, बट हाँ तुम अपने हिसाब से देख लेना, अपने पेस पे देख लेना, एंड इससे जितना मैक्सिमम हो सके आउटपुट निकालने की कोशिश करना। इन क्वेश्चंस को रेफर करना, सर्टिफाइड कॉपी को रेफर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन वाली वीडियो नहीं थी, ये एक प्रॉपर वीडियो थी कि तुम्हें डीटी करना कैसे है, ठीक है, तुम डीटी में क्या छोड़ सकते हो और क्या तुम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाए, कॉमेंट मी डाउन, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर लो। इंस्टा पे थोड़ा अवॉइड करना, इंस्टा इतना चेक नहीं करती, तो तुम टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें सारे पीडीएफ भेज दूंगी, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो या फिर पर्सनली भी कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जीएसटी की होगी मोस्ट प्रोबेबली। कोई और वीडियो चाहिए हो तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।